धनपुरा गांव की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। कहीं चूल्हों से धुआं उठ रहा था तो कहीं किसान खेतों की ओर जा रहे थे। गांव के किनारे बनी छोटी सी झोपड़ी में सुमित्रा अपने 2 बच्चों पिंकी और राजू के साथ रहती थी। पति को गुजरे 1 साल से ज्यादा हो चुका था, लेकिन उसकी याद और कर्ज अब भी सुमित्रा का पीछा नहीं छोड़ते थे। उस समय सुमित्रा जमीन पर बैठी रंग बिरंगी चूड़ियां सजा रही थी। रात भर मेहनत करके उसने उन्हें तैयार किया था। आज उसे गांव-गांव घूमकर उन्हें बेचना था। अम्मा, एक बात पूछूं? तुम हर रोज कहती हो कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? मैं कई बार रात को उठती हूँ तो देखती हूँ कि तुम सोती ही नहीं। कभी चूड़ियाँ बना रही होती हो, कभी पुराने हिसाब किताब देख रही होती हो। क्या तुम्हारे मन में हर समय यही चलता रहता है कि कर्जा कैसे चुकाना है? डर तो बहुत लगता है बेटी। मैं भी इंसान हूँ, पत्थर नहीं। जब रात को चारों तरफ सन्नाटा होता है ना, तब कई बार ऐसा लगता है जैसे सारी जिम्मेदारियां एक साथ मेरे सिर पर आकर बैठ गई हों। एक तरफ साहूकार का कर्ज है, दूसरी तरफ गिरवी रखा खेत है, और सबसे बड़ी चिंता तुम दोनों की है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं डर के सामने बैठ गई तो तुम्हें हिम्मत कौन देगा। इसलिए अपने डर को दिल के अंदर रख लेती हूँ और अगले दिन फिर काम पर लग जाती हूँ। लेकिन अम्मा, कब तक? बाबूजी के जाने के बाद से तुमने एक दिन भी आराम नहीं किया। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अपने बारे में सोचना ही भूल गई हो। माँ बनने के बाद औरत अपने बारे में कम ही सोचती है बेटी। उसकी खुशी बच्चों से जुड़ जाती है। जिस दिन मैं तुम्हें और राजू को चैन से हंसते हुए देख लूंगी, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने अपने लिए भी कुछ पा लिया। अम्मा, जब हमारा खेत वापस आ जाएगा ना, तब मैं उसमें बहुत सारी सब्जियां उगाऊंगा। फिर तुम्हें गांव-गांव घूमकर चूड़ियां बेचने नहीं जाना पड़ेगा। राजू की बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे दर्द छिपा हुआ था। तू अभी से इतने बड़े बड़े सपने देखने लगा है? क्यों नहीं देखूं? मास्टर जी कहते हैं कि सपने वही पूरे करते हैं जो हार नहीं मानते। और मेरी अम्मा तो सबसे ज्यादा मेहनत करती है। फिर हमारा सपना क्यों नहीं पूरा होगा? जरूर पूरा होगा, लेकिन उसके लिए हमें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुझे भी मन लगाकर खूब पढ़ाई करनी होगी। जिस दिन तू अपने पैरों पर खड़ा होगा ना, उस दिन हमारी सारी मुश्किलें छोटी लगने लगेंगी। हाँ अम्मा, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। फिर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बाबा भी हमें देखकर ऊपर से खुश होंगे। मैं इतना मेहनत करूंगा कि एक दिन आपका हर दुख दूर कर दूंगा। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सुमित्रा ने बाहर देखा तो उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। सामने गांव का साहूकार भैरव सिंह खड़ा था। उसके हाथ में पुरानी बही थी और चेहरे पर वही सख्त भाव। सुमित्रा, मैं सोच रहा था कि शायद इस बार तू खुद मेरे पास आएगी, लेकिन लगता है तुझे मेरे पैसों की चिंता उतनी नहीं है जितनी मुझे है। ऐसी बात मत कहिए सेठ जी। अगर चिंता नहीं होती तो मैं दिन रात मेहनत क्यों करती? मैं आपका पैसा मारने वालों में से नहीं हूँ। बस हालात ऐसे हैं कि जितना कमाती हूँ उसका बड़ा हिस्सा घर चलाने में निकल जाता है। हालात की कहानी मैं पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ। मुझे ये बता कि मेरा पैसा कब मिलेगा? ब्याज बढ़ता जा रहा है और याद रख, खेत के कागज मेरे पास हैं। सेठ जी, उस खेत में मेरे पति की यादें हैं। वही हमारी आखिरी उम्मीद है। आप मुझे और समय दे दीजिए, लेकिन खेत मत छीनिए। मैं दोगुनी मेहनत करूंगी, सुबह से रात तक गांव-गांव घूमूंगी, लेकिन एक दिन आपका पूरा कर्ज चुका दूंगी। दुनिया वादों पर नहीं चलती सुमित्रा। मुझे सिर्फ बातें नहीं, अपना पैसा वापस चाहिए। मैंने तुम्हारे परिवार पर भरोसा करके यह रकम दी थी। अब मेरे धैर्य की भी एक सीमा है। अगले महीने तक अगर कोई बड़ी रकम जमा नहीं हुई तो मुझे मजबूरन खेत और घर दोनों अपने नाम करवाने पड़ेंगे। उस दिन रोकर या गिड़गिड़ाकर मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं पहले ही बहुत इंतजार कर चुका हूँ। फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, तुम्हारी होगी। यह कहकर वह चला गया। उसकी बातों ने जैसे झोपड़ी की हवा और भारी कर दी। सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उसने धैर्य के साथ सारी चूड़ियों को अच्छी तरह सजाया और उन्हें बेचने के लिए तैयार हो गई। अम्मा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मैं चूड़ियां दिखा दिया करूंगी। अकेले इतना सारा बोझ उठाना ठीक नहीं है।
नहीं बेटी, मैं चाहती हूँ कि तू पढ़े लिखे। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुझे हर दरवाजे पर जाकर अपने सामान के लिए लोगों की बातें सुननी पड़े। लेकिन पढ़ाई भी तब होगी ना अम्मा जब घर में खाने को होगा। मैं छोटी नहीं रही, मुझे सब समझ आता है। कई बार गांव की औरतों को तुम्हारे बारे में बातें करते सुना है मैंने। कोई कहता है विधवा के हाथ की चूड़ियां नहीं खरीदेंगे, कोई कहता है उसके घर की चीज शुभ नहीं होती। मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा मत किया कर बेटी, लोगों की सोच बदलने में समय लगता है। अगर मैं हर ताने का जवाब देने बैठ जाऊंगी तो अपना काम नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, लोगों की सोच नहीं। सुबह की धूप तेज होने लगी थी। सुमित्रा सिर पर चूड़ियों की टोकरी रखे रतनपुर की ओर बढ़ रही थी। कच्चे रास्ते पर धूल और गड्ढों के बीच भी उसके कदम नहीं रुके। वह जानती थी कि अगर आज चूड़ियां नहीं बिकीं तो शाम को घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। चूड़ियां ले लो बहनों, नई नई रंग बिरंगी चूड़ियां, शादी ब्याह, तीज त्योहार और रोज पहनने वाली सुंदर चूड़ियां। उसकी आवाज सुनकर कुछ औरतें वहां आ गईं। वे उसकी टोकरी में रखी चूड़ियों को ध्यान से देखने लगीं। सुमित्रा के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद जागी। अरे बहन, जरा दिखाना तो, लाल रंग वाली कौन सी है? दूर से तो बड़ी सुंदर लग रही थी, हाथ में लेकर देखूं तो सही, सच में उतनी ही अच्छी है या नहीं? मुझे तो हरी वाली दिखा बहन। अगले हफ्ते हमारे घर में पूजा है, इसलिए कुछ नई चूड़ियां लेने का सोच रही थी। हरा रंग तो वैसे भी शुभ माना जाता है। जरा हाथ में देकर दिखा, देखूं कैसी लगती है। ये देखो बहन, ये नई डिजाइन है, शहर से कांच मंगवाकर खुद बनाई है, हाथ में बहुत सुंदर लगेंगी। सच में सुंदर तो हैं, रंग भी बड़े प्यारे हैं और चमक भी अच्छी है। देखने से तो लगता है कि इन्हें बनाने में काफी मेहनत लगी होगी। इतने में वहां एक तीसरी औरत आकर मुंह सिकोड़े खड़ी हो गई। सुंदर तो होंगी ही, लेकिन बनाने वाली कौन है, ये भी तो देखो। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अभी तो सब ठीक लग रहा था, फिर अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? जरा खुलकर बताओ तो, बात क्या है? मतलब साफ है, मैं तो किसी विधवा के हाथ की चूड़ियां नहीं पहनूंगी। शुभ कामों में ऐसी चीजें नहीं लेते। बहन, चूड़ियां मेरे हाथों से बनी हैं, मेरी किस्मत से नहीं। अगर डिजाइन पसंद नहीं है तो मत खरीदो, लेकिन मेहनत को मनहूस मत कहो। मैं तो वही कहूंगी जो सही लगता है। गांव भर में कौन नहीं जानता तेरे बारे में। पति गया, खेत गिरवी चला गया, ऊपर से कर्ज का बोझ। ऐसी औरत के हाथ की चीज घर में लाना ठीक नहीं। किसी इंसान की पहचान उसके दुखों से होने लगे तो दुनिया में कोई सम्मान के लायक नहीं बचेगा बहन। मैंने किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ धोखा नहीं किया, बस अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मेहनत कर रही हूँ। उसकी बातों का असर बाकी औरतों पर भी पड़ गया। अच्छा बहन, फिर कभी ले लेंगे, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब थोड़ा इंतजाम हो जाएगा तब आकर तुमसे ही खरीद लेंगे। आज पैसे नहीं है मेरे पास बहन, वरना मैं जरूर ले लेती। घर के कुछ जरूरी खर्चे निकल गए, इसलिए अभी हाथ थोड़ा तंग है। तुम बुरा मत मानना, जब पैसे होंगे तब तुमसे ही खरीदूंगी। कुछ ही मिनटों में सारी औरतें वहां से चली गईं और सुमित्रा अकेली खड़ी रह गई। उसकी टोकरी अब भी लगभग भरी हुई थी। हे भगवान, इतना भी मत परख कि हिम्मत ही जवाब दे जाए। मैं अपने लिए नहीं लड़ रही, उन 2 बच्चों के लिए लड़ रही हूँ जो घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। वह रुकी नहीं और आगे बढ़ गई। दोपहर तक पूरे गांव में घूमने के बाद भी वह सिर्फ 2 जोड़ी चूड़ियां ही बेच पाई। अब धूप सिर पर आ चुकी थी। प्यास और थकान से उसका गला सूख रहा था। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। शाम को सुमित्रा घर के अंदर आई तो उसकी थकान साफ दिखाई दे रही थी। पूरे दिन गांव-गांव घूमने के बाद भी टोकरी आधी भरी थी। घर में रखा राशन भी अब बहुत कम बचा था। सुमित्रा समझ गई कि आज की कमाई से घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होने वाला था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अम्मा, तुम बहुत थक गई हो। सुबह जब तुम गई थी तब मुझे लगा था कि आज चूड़ियां अच्छी बिक जाएंगी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि दिन अच्छा नहीं रहा और तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। हर बात अपने मन में दबाकर मत रखा करो अम्मा। पहले थोड़ा पानी पी लो और आराम कर लो, फिर आराम से बात करेंगे। अगर मैं तुम्हें अपनी हर चिंता बताने लगूं तो तुम भी बेवजह परेशान हो जाओगी बेटी। माँ का दिल ऐसा ही होता है, चाहे मन में कितनी भी चिंता हो,
बच्चों के सामने मुस्कुराना ही पड़ता है। तुम बस अपना बचपन जी लो, खेलो कूदो और खुश रहो। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तभी बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। सुमित्रा बाहर निकली तो देखा कि किराने वाला हरिराम दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। सुमित्रा बहन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हालत आसान नहीं है, और यकीन मानो अगर बात सिर्फ मेरे हाथ में होती तो शायद मैं कभी हिसाब मांगने नहीं आता। लेकिन 3 महीने का उधार हो चुका है, ऊपर से माल वाले रोज पैसे मांग रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मगर अब मेरे लिए भी बिना पैसे के सामान देना मुश्किल हो गया है। मैं आपकी बात समझती हूँ भैया। मुझे इस बात का दुख नहीं कि आप पैसे मांग रहे हो, दुख इस बात का है कि मैं अभी तक चुका नहीं पाई। थोड़ा और समय मिल जाता तो शायद कुछ इंतजाम कर लेती। समय देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है बहन, लेकिन अब नया राशन उधार नहीं दे पाऊंगा। जब तक पुराना हिसाब थोड़ा हल्का नहीं होता, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। हरिराम के जाने के बाद सुमित्रा कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही। एक तरफ कर्ज था, दूसरी तरफ गिरवी पड़ा खेत और तीसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई। उसे लग रहा था जैसे जिम्मेदारियों का बोझ हर दिन बढ़ता जा रहा है। रात गहराने लगी थी। राजू सो चुका था, लेकिन पिंकी अब भी जाग रही थी। उधर सुमित्रा लालटेन की हल्की रोशनी में बैठी चूड़ियां बनाने में लगी थी। अम्मा, तुम रोज यही कहती हो कि बस थोड़ी देर और काम करके सो जाऊंगी, लेकिन मैं देखती हूँ कि आधी रात बीत जाती है और तुम फिर भी चूड़ियां बनाती रहती हो। कभी कभी मुझे डर लगता है कि तुम खुद को इतना थका दोगी कि बीमार पड़ जाओगी, फिर हमारा क्या होगा? थकान से डरने लगूंगी तो जिंदगी कैसे चलेगी बेटी? जब घर की जिम्मेदारी सिर पर आ जाती है ना, तब इंसान अपनी कमजोरी के बारे में सोचना छोड़ देता है। मैं भी थकती हूँ, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन जब तुम दोनों का चेहरा देखती हूँ तो लगता है कि अभी रुकने का हक का नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी परेशानी थोड़ी कम कर सकूं। कई बार मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दूं और तुम्हारे साथ चूड़ियां बेचने निकल जाऊं। ऐसी बात दोबारा मत कहना। मैं भूखी रह सकती हूँ, दिन रात मेहनत कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी और राजू की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। गरीब आदमी के पास जमीन चली जाए, पैसा चला जाए, फिर भी वह दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों का भविष्य छिन जाए तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। पिंकी चुप हो गई। वह जानती थी कि उसकी माँ दिल से ये बातें कह रही हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सो गईं। अगली सुबह सुमित्रा हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले उठी, बच्चों के लिए रोटियां बनाईं और चूड़ियों की टोकरी लेकर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। दोपहर के आसपास वह एक कच्चे रास्ते से गुजर रही थी कि उसकी नज़र सामने खड़े गोकुल काका पर पड़ी। वे जैसे किसी का इंतजार कर रहे थे। सुमित्रा को देखते ही उन्होंने उसे आवाज दी। सुमित्रा, सुनो बेटी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या हुआ काका? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आज चौपाल में तेरे बारे में बातें हो रही थी। कुछ लोग तेरे गिरवी पड़े खेत का हिसाब लगा रहे थे। भैरव सिंह और उसके लोग बार बार उसी जमीन की चर्चा कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए सोचा तुझे बता दूं। खेत तो गिरवी है काका, बेचा तो नहीं है। मैं जानती हूँ कर्ज बड़ा है, लेकिन एक दिन उसे चुका दूंगी। मैं भी यही चाहता हूं बेटी, लेकिन दुनिया उम्मीद से नहीं, मौके से चलती है। कुछ लोग तेरी मजबूरी को अपना फायदा बनाने की सोच रहे हैं, इसलिए संभल कर रहना। जब से रामेश्वर गए हैं, हर दिन कोई नई मुश्किल सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उस खेत को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। वहां सिर्फ मिट्टी नहीं है काका, मेरी पूरी जिंदगी की यादें हैं। मैं समझता हूं बेटी, लेकिन मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं खुद मजबूर हूं और कर्ज में डूबा हूं। अब तुम्हें अपनी परेशानियों का हल खुद ही निकालना होगा। मैंने जो सुना था वो बता दिया। आगे क्या करना है ये तुम जानो, लेकिन गांव से मदद की उम्मीद मत रखना। सब भैरव सिंह से डरते हैं, कोई भी उसके खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद नहीं करेगा। गोकुल अपनी बात कहकर चुप हो गया। उसकी बातें सुनकर सुमित्रा के मन में बेचैनी भर गई। कुछ पल वह वहीं खड़ी सोचती रही, फिर अपनी टोकरी संभालकर आगे बढ़ने लगी।
पूरे दिन सुमित्रा चूड़ियां बेचती रही, लेकिन उसका मन बार बार उसी चिंता में उलझा रहा। शाम को जब वह घर लौटी तो दूर से ही उसकी झोपड़ी के सामने भीड़ देखकर उसके कदम रुक गए। पास पहुंचते ही वह सन्न रह गई। घर का सामान बाहर बिखरा पड़ा था, बर्तन मिट्टी में पड़े थे और पुरानी चारपाई एक तरफ उलटी पड़ी थी। पिंकी और राजू डरे सहमे सामान के पास खड़े थे। उनके चेहरे देखकर ही सुमित्रा समझ गई कि कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी है। पिंकी, ये सब क्या हुआ? किसने किया ये? अम्मा, हम दोनों ने बहुत रोकने की कोशिश की। मैंने उन्हें समझाया भी कि तुम आने वाली हो, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अरे उनसे क्या पूछ रही हो सुमित्रा? यह सब मैंने किया है और अब यहाँ से निकलने का समय तुम्हारा आ गया है। जितनी जल्दी इस जगह को छोड़ दोगी उतना ही अच्छा होगा। मेरे घर का सामान बाहर फेंकने का हक किसने दिया तुम्हें? हक तो उस दिन मिल गया था जब तू कर्ज चुकाने में नाकाम रही। मैंने सोचा था कि 1 महीना और इंतजार कर लूंगा, शायद तू कुछ इंतजाम कर ले, लेकिन अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तेरे बस की बात नहीं है, इसलिए फैसला कर लिया है। इतनी आसानी से कह दिया तुमने। जिस घर को बनाने में मेरे पति ने सालों की मेहनत लगा दी, जिस आंगन में मेरे बच्चों ने चलना सीखा, उसे छोड़कर चली जाऊं सिर्फ इसलिए कि वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया? भावनाओं से हिसाब नहीं चुकता सुमित्रा। मुझे तेरी कहानी पर तरस आ सकता है, लेकिन उसके बदले अपना पैसा नहीं छोड़ सकता। मुझे किसी की दया या तरस की जरूरत भी नहीं है। मैं तो बस थोड़ा सा समय मांग रही थी ताकि मेहनत करके आपका पैसा लौटा सकूं। मैंने कभी किसी का हक मारने की नहीं सोची। बस हालात ऐसे हैं कि सब कुछ चाहकर भी तुरंत नहीं कर पा रही हूं। और मैं अब समय नहीं दे सकता। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। सुमित्रा की आंखें नम थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चुपचाप बचा हुआ सामान समेटने लगी। थोड़ी देर बाद वह बच्चों के साथ वहां से निकल पड़ी। गांव पीछे छूटता गया। काफी दूर जाने के बाद वे जंगल के किनारे पहुंचे, जहां कुछ ईंटें और अधूरे निर्माण का सामान पड़ा था। अम्मा, क्या हम अब इसी जंगल में रहेंगे? यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। रात को बिना छत के कैसे सोएंगे? मुझे तो डर भी लगेगा अम्मा, कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो? और बारिश हुई तो हम कहाँ छिपेंगे? शायद भगवान ने हमारा घर छीना है, लेकिन हाथ अभी भी हमारे पास है। कल से हम यहीं अपना नया ठिकाना बनाएंगे। छोटा होगा, कच्चा होगा, लेकिन किसी के एहसान पर नहीं होगा। अम्मा, क्या सच में हम यहाँ घर बना लेंगे? अपना वाला घर तो बहुत अच्छा था। हाँ बेटा, हम यहीं अपना नया घर बनाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। आज भले ही हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत और हिम्मत से सब कुछ फिर से बना लेंगे। मैं अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना भी बनाऊंगी और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अब तुम दोनों आराम से सो जाओ। देखना, एक दिन हमारा भी अपना अच्छा सा घर जरूर होगा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। जंगल के किनारे सन्नाटा पसरा हुआ था। पिंकी और राजू दिन भर की थकान से चूर थे। सुमित्रा ने एक पुरानी चादर जमीन पर बिछाकर दोनों बच्चों को सुला दिया। खुद वह सारी रात जागती रही और पास पड़ी ईंटों व टिन की चादरों को देखती रही। उसके मन में बस एक ही बात थी, किसी तरह फिर से एक छत खड़ी करनी है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सुमित्रा उठ गई। पिंकी ने आंख खोली तो देखा कि उसकी माँ सुबह से ही काम में जुटी हुई है। अम्मा, तुम रात में भी ठीक से नहीं सोई थी और अब फिर काम शुरू कर दिया। कभी कभी लगता है कि तुम इंसान नहीं पत्थर हो, इतनी मुश्किलों के बाद भी टूटती नहीं हो। पत्थर नहीं हूं बेटी, लेकिन अगर मैं टूट गई तो तुम्हें संभालने वाला कौन होगा? रोने का मन मुझे भी करता है। जब कल अपना घर छोड़कर निकली थी, तब ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पूरी दुनिया छीन ली हो। लेकिन रो लेने से घर वापस नहीं आएगा, इसलिए अब जो सामने है उसी से नई शुरुआत करनी होगी। अम्मा, गांव वाले अगर हमें यहाँ देखेंगे तो फिर बातें बनाएंगे। कल तक वे हमारे घर छीनने की बात कर रहे थे, अब शायद हमारा मजाक उड़ाएंगे। लोगों का काम बातें करना है बेटी। जब मैं चूड़ियां बेचने निकलती थी तब भी बातें करते थे। जब तेरे बाबूजी बीमार थे तब भी बातें करते थे। और जब घर छिना तब भी किसी ने आगे बढ़कर मदद नहीं की। इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि लोगों की बातों से ज्यादा अपने काम पर ध्यान दूंगी।
सुमित्रा ने जैसे तैसे घास फूस, ईंटों और लकड़ियों को जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी जैसा ढांचा तैयार कर लिया। वह मजबूत तो नहीं था, लेकिन फिलहाल बच्चों को धूप और बारिश से बचाने के लिए इतना ही काफी था। अम्मा, ये हमारा नया घर है ना? अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा ना? अगर बाबा होते तो हमें इस तरह डर डर कर नहीं रहना पड़ता। उनके रहते कोई हमें घर से बाहर निकालने की हिम्मत भी नहीं करता। हाँ बेटा, अभी छोटा है, अधूरा है, लेकिन यही हमारा घर है। और जहाँ तक तुम्हारे बाबा की बात है, अगर वे आज हमारे साथ होते तो शायद हमें यह दिन कभी ना देखना पड़ता। लेकिन अब हमें उनकी सीख और हिम्मत को याद रखकर आगे बढ़ना है। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान का घर उसकी दीवारों से बड़ा नहीं होता, उसके अपने लोगों से बड़ा होता है। जब तक हम तीनों साथ हैं, तब तक हम बेघर नहीं हैं। अम्मा, मैं वादा करती हूँ कि एक दिन हम अपना खेत भी वापस लेंगे और अपना पुराना घर भी। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। खेत वापस मिलेगा या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन इंसान कोशिश छोड़ देता है, उसी दिन उसकी असली हार होती है। रात हो चुकी थी। दिन भर की मेहनत के बाद सुमित्रा, पिंकी और राजू ने बचे हुए राशन से थोड़ी सी खिचड़ी खाई और झोपड़ी के बाहर बैठ गए। सुमित्रा की नजर बार बार अपनी नई झोपड़ी पर जा रही थी। वह छोटी थी, कच्ची थी, लेकिन उसमें उसकी मेहनत, उसके संघर्ष और उसके हौसले की नींव थी। पिंकी और राजू भी आसमान की तरफ देखते हुए बैठे थे। कई दिनों बाद उनके चेहरों पर थोड़ी राहत दिखाई दे रही थी। अम्मा, अब कोई हमें यहाँ से नहीं भगाएगा ना? जब अपना घर छिन गया था, तब मुझे बहुत डर लगा था। मुझे लगा था कि हम हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। नहीं बेटा, ये घर छोटा है, कच्चा है, लेकिन फिलहाल यही हमारा सहारा है। इसे हमने अपनी मेहनत से बनाया है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर हम मेहनत करते रहे और हिम्मत नहीं हारी, तो एक दिन इससे बेहतर घर भी बना लेंगे। अम्मा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम फिर से अपने उसी घर में रहेंगे, जिसे पिताजी ने अपने हाथों से बनाया था। उस घर की हर दीवार में उनकी यादें बसी हैं। हम उस घर को पहले से भी बड़ा और सुंदर बना देंगे, और हमारा वह खेत भी हमें वापस मिलेगा, जिसमें पिताजी दिन रात मेहनत करके सब्जियां उगाते थे और उन्हें बेचकर हमारा पालन पोषण करते थे। फिर ना आपको चूड़ियां बेचने के लिए गांव-गांव भटकना पड़ेगा, और न कोई हमें धमकी देने की हिम्मत करेगा। आप देखना अम्मा, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैं रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बुरे दिन जल्दी खत्म हो और हमारे परिवार की खुशियाँ वापस लौट आएं। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो बेटी। अभी तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों का भविष्य सुरक्षित रहे। तीनों अपनी नई छोटी सी झोपड़ी में सो गए। जंगल के जंगली जानवरों का डर तो था, लेकिन इस बात का सुकून भी था कि अब उनके सिर पर अपनी एक छत थी। अगली सुबह सुमित्रा हमेशा की तरह जल्दी उठी और चूड़ियों की टोकरी लेकर पास के गांव की ओर निकल पड़ी। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी उसकी कमाई बहुत कम हुई। शाम होते होते वह थके कदमों से वापस लौट रही थी। रास्ते में उसका पुराना खेत पड़ा, वही खेत जहां कभी रामेश्वर सुबह से शाम तक पसीना बहाते थे, वही खेत जो अब उसकी आंखों के सामने होते हुए भी उसका नहीं था। सुमित्रा कुछ देर वहीं खड़ी रही, उसकी आंखें नम हो गईं। रामेश्वर, आपने इस मिट्टी के लिए कितनी मेहनत की थी, कितने सपने देखे थे। अगर आप आज होते तो शायद हमारा घर यूं ना उजड़ता। कभी कभी लगता है कि आपके जाने के साथ ही मेरी सारी खुशियां भी चली गईं। वह भारी मन से आगे बढ़ने लगी, तभी उसकी नजर खेत के एक कोने पर पड़ी। मिट्टी कुछ उखड़ी हुई दिखाई दे रही थी। ये क्या? यहाँ मिट्टी कुछ उभरी हुई क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे नीचे कुछ दबा हुआ हो। मुझे पास जाकर देखना पड़ेगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर जाने क्यों उसके कदम उसी तरफ बढ़ गए। वह नीचे झुकी और हाथों से मिट्टी हटाने लगी। तभी उसकी उंगलियां किसी कठोर चीज से टकराईं। उसने तेजी से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद वहां से एक पुराना लोहे का बक्सा बाहर दिखाई दिया। बक्सा जंग से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से मिट्टी के नीचे दबा हो। सुमित्रा ने कांपते हाथों से उस पर जमी मिट्टी साफ की।
अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। बक्से पर साफ साफ रामेश्वर का नाम लिखा हुआ था। रामेश्वर, आपने ये बक्सा यहाँ क्यों छुपाया था? इसमें ऐसा क्या है जिसके बारे में आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया? क्या आप किसी बात से डरते थे या फिर मेरे लिए कोई राज छोड़ गए थे? सुमित्रा के मन में कई सवाल उठने लगे। फिर उसने हिम्मत करके बक्सा उठाया और झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। रामेश्वर, अगर आपने सचमुच कोई राज मेरे लिए छोड़ा है तो आज मैं उसे जानकर रहूंगी। इतने सालों से मैं अंधेरे में जी रही हूं, अब और नहीं। रात को जब पिंकी और राजू सो गए तब सुमित्रा ने धीरे धीरे बक्सा खोला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और अंदर झांका। बक्से के भीतर कुछ पुराने कागज, एक कपड़े में लिपटी डायरी, कुछ तस्वीरें और कपड़े में बंधे कुछ रुपये रखे हुए थे। सुमित्रा ने हैरानी से उन सभी चीजों को देखा। उसने सबसे पहले तस्वीरों का बंडल उठाया। पहली तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये तो रामेश्वर है और ये आदमी भैरव सिंह। ये भैरव सिंह है। लेकिन रामेश्वर के साथ इसकी तस्वीर कैसे हो सकती है? ये दोनों तो ऐसे खड़े हैं जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। आखिर रामेश्वर और भैरव सिंह के बीच क्या रिश्ता था? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जो देख रही हूं वो सच नहीं हो सकता। सुमित्रा ने धीरे धीरे सारा सामान बाहर निकाला। तभी उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी। उसे हाथ में लेते ही वह चौंक गई। उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। उसे लग रहा था कि इस बक्से में सिर्फ पुराने कागज नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का कोई बड़ा सच छिपा है। आखिर जिस भैरव सिंह ने उसका घर और जमीन छीनी थी, उसकी तस्वीर रामेश्वर के पुराने बक्से में कैसे पहुंची? अरे, ये चिट्ठी कैसी है? इसमें क्या लिखा है? कहीं इसमें सच जरूर लिखा होगा। सुमित्रा ने भारी मन से चिट्ठी पढ़ना शुरू किया। इस बक्से में जो भी सामान है वह सब रामेश्वर और उसके बच्चों का है। और इस बक्से के राज जानने हैं तो गांव के आखिरी छोर पर नदी किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी है। वहां सावित्री काकी रहती है। उन्हें पूरी बात पता है रामेश्वर और भैरव सिंह के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में भी। लेकिन वहां तक जाने का रास्ता आसान नहीं होगा। लेकिन अगर सच जानना है तो वहां जाना जरूरी भी है। सुमित्रा चिट्ठी पढ़कर और भी ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन उसे सच का पता लगाना ही था। चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, मैं ये सच जानकर ही रहूंगी। कल सुबह ही मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर गांव के आखिरी छोर पर जाने के लिए निकल जाऊंगी। मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। क्या सुमित्रा पता लगा पाएगी रामेश्वर और भैरव सिंह के रिश्ते का सच? आखिर बक्से में भैरव सिंह और रामेश्वर की साथ वाली तस्वीर कैसे पहुंची? क्या सावित्री काकी उस तस्वीर के पीछे छिपे सालों पुराने राज्य से पर्दा उठा पाएंगी? या फिर सच की तलाश में निकली सुमित्रा की जिंदगी में एक नई मुसीबत दस्तक देने वाली है? ये जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 2। पार्ट 2 बहुत जल्द आपके सामने होगा। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें